Hi everyone, how are you all doing? I am absolutely fine and I hope the same for you. And अगर आप fine नहीं भी हो तो आपको इस वीडियो से हम fine कर देंगे अभी because studying is stressful and exams पास में आ जाते हैं तो it becomes even more stressful. But the smarter ones and those who pass are the ones who manage their stress. So here's a reminder before starting the actual video that you need to be calm in order to be consistent with your studies, in order to retain those concepts, in order to retain everything that you have learned. You've made notes, you've attended classes, or maybe you self-studied, whatever. But last में कमज़ोर पड़ के मेहनत को ज़ीरो नहीं करना है. ये एक ऐसा टाइम है, this is a time when you have to do double of your efforts which you did till now. So all the best for that and keep watching, and also comment down below any other video if you need after this. Right? Now, moving on to CRVI. So this subject is remaining and after that IBC is remaining, जिसका वीडियो भी most probably कल आ जाएगा. Talking about CRVI, first of all, I'm going to start with valuation. Valuation holds 20 marks in your question paper and it is non-negotiable. People skip valuation क्योंकि उसमें numericals आते हैं, जिसमें 2 मिनट से ज़्यादा की मेहनत नहीं लगती एग्जाम के अंदर. This is the level of numericals they ask. And even if they ask a certain, complex numericals, तो उसमें भी if you are able to jot down the basic formulae, the basic concepts, or the meaning of those terms of the numerical, you're going to score some marks. But completely skipping evaluation is a big blunder. I suggest you to not make that mistake. Not only in CRVI, but in any subject, you are not allowed to skip anything. आई मीन ESG में जो आपका चैप्टर 13 है ना, एनवायरमेंट वाला, वो जो हम लोग है ना क्लास 1 and 2 में पढ़ते थे अबाउट एनवायरमेंट, पोल्यूशन एक्सेट्रा, दैट यू कैन स्किप, दैट इज रीजनेबल टू स्किप. ठीक है, बट अदर चैप्टर्स जैसे कि CRVI में वैल्यूएशन are not meant for skipping. They are being provided to you in your modules for a specific reason. And if anybody is suggesting you, or maybe even your own self is suggesting you कि भाई बहन यार ये छोड़ ना, वैल्यूएशन थ्योरी पे फोकस कर, न्यूमेरिकल में क्या रखा है CS में, you better don't think like this. क्योंकि हमें पास होने से मतलब है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी किसी भी एग्जाम को देते टाइम यही होती है कि हमें पास होना है, राइट. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स आ जाए तो वो हमारी मेहनत, बट प्रायोरिटी क्या होती है कि हम पास हो जाए. उसके लिए कुछ स्किप नहीं करते हैं, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, वैल्यूएशन के न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी होते हैं. प्लस मैंने पहले भी किसी वीडियो में बताया है, मैं वापस बता रही हूँ, दैट जो आपका 12 और 13 वाला चैप्टर है उसका जो थ्योरी पार्ट है इट इज़ एग्जैक्ट सेम. मतलब जो क्वेश्चंस बनेंगे ना वो एग्जैक्ट सेम बनेंगे. हाँ, 13 में जाके थोड़ी सी थ्योरी चेंज हो जाएगी, 12 की थ्योरी थोड़ी चेंज हो जाएगी. तुम किसी भी एक चैप्टर की थ्योरी याद करके जाओ, जो भी क्वेश्चन आता है उसमें तुम उस चैप्टर की थ्योरी लिख के आ जाओ. डजंट मैटर तुम चैप्टर 12 की थ्योरी लिख रहे हो 13 की, दोनों सही होगा बिकॉज बुक में दोनों आंसर्स दे रखे हैं. सो अगर किसी एक क्वेश्चन के लिए कुछ 5 पॉइंट्स दे रखे हैं चैप्टर 12 में, तो उसी एक क्वेश्चन के लिए कुछ 6 या 4 पॉइंट्स दे रखे हैं. ठीक है, अब तुम्हें वो 13 वाला थ्योरी याद रहता है तो वो लिखो, 4 पॉइंट्स लिख के आओ, मार्क्स पूरे मिलेंगे. अगर तुम्हें 12th चैप्टर वाली थ्योरी याद रहती है जिसमें 5 पॉइंट्स थे तो वो पॉइंट्स लिख कर आओ एग्जाम में. कुछ गलत नहीं होगा, एक्स्ट्रा पढ़ने से कोई तुम्हारा नुकसान नहीं होगा. बट इफ़ यू स्टडी लेस और स्किप समथिंग देन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट यू मे लूज मार्क्स अगर उस चैप्टर से या उस पोर्शन से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो. सो उस रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए, टू मिटिगेट दैट रिस्क, वी नीड टू मेक श्योर दैट वी डू नॉट लीव एनीथिंग, स्पेशली वैल्यूएशन एंड CRVI, बिकॉज ट्रस्ट मी, अगर मेरे CRVI में एग्जेम्पशन आई है तो वैल्यूएशन प्लेज अ बिग रोल इन दैट, क्योंकि 20 मार्क्स मुझे वैल्यूएशन में आए हैं सीधा सीधा. हाउ? द थ्योरी इज डैम इजी. एंड हमारे आए थे न्यूमेरिकल्स, मतलब तीन न्यूमेरिकल्स कुछ आए थे, गुड वेटेज, डिसेंट न्यूमेरिकल्स, इजीली सॉल्व हो रहे थे, टाइम बच रहा था. इससे IBC को मैं ज़्यादा टाइम दे पाई बिकॉज मैं तो ऑर्डर में ही पेपर करती हूँ. मैंने दूसरे वीडियो में बताया कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है वगैरह, तो वो देख सकते हो आप. बाकी मैं हमेशा ऑर्डर में प्रेफर करती हूँ क्वेश्चन को करना, क्रोनोलॉजी में मेंटेन करना पसंद करती हूँ CS एग्जाम्स के अंदर स्पेशली. सो मुझे अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मार्क्स इन मॉडरेशन कभी कभी इंक्रीज हो जाते हैं अगर एग्जामिनर को क्रोनोलॉजी से फ़र्क पड़े नहीं पड़े. आपको तो नहीं पता, पर अगर पढ़ता हो तो वो मॉडरेशन की मार्क्स इंक्रीज करता है, जो प्रोफेशनल लेवल पर भी होते हैं, नॉट ओनली एट एग्जीक्यूटिव लेवल. सो मेक श्योर कि यू डो नॉट लीव एनीथिंग, यू नॉट स्किप एनीथिंग, सो दैट अगर आपकी क्रोनोलॉजी में कहीं वो क्वेश्चन आ जाए तो पूरा पेपर अच्छा लिखा है बट कुछ क्वेश्चन एकदम रद्दी करके आए हो जस्ट बिकॉज यू स्किप दैट टॉपिक इज नॉट वर्थ इट. इन प्रोफेशनल एग्जाम्स में आपको सब कुछ आना चाहिए. दैट इज वॉट CS CA CMA इज अबाउट, राइट. ओके, तो ये 20 मार्क के 2 चैप्टर्स हैं. चैप्टर 12 में से न्यूमेरिकल्स आएंगे अच्छे खासे. मॉड्यूल से जितने भी क्वेश्चंस हैं, इलस्ट्रेशंस हैं मॉड्यूल में न्यूमेरिकल्स के, वो कंप्लीट करना है, नॉन नेगोशिएबल, उसको यू कैन नॉट लीव. प्लस एक्स्ट्रा अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो यू कैन वॉच वीडियोज ऑन यूट्यूब. न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करा रहे होंगे जो भी फैकल्टीज़ हैं वो तो, और अगर आपने ऑलरेडी क्लासेस ली हैं तो ऑब्वियसली वो टीचर तो आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करवाई गई, सो आपको उस टाइम पे एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है खुद से न्यूमेरिकल्स ढूंढने की. सो दैट्स हाउ यू सेव योर टाइम. बट द थिंग इज दैट स्किप नहीं करना है.
फैकल्टी के नोट्स हो गए या यूट्यूब का कोई रिवीजन वीडियो हो गया विच इज़ अवेलेबल फॉर फ्री, या फिर अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो मॉड्यूल मोर देन इनफ है, मॉड्यूल कर लो तो उसमें सब कुछ है, उसी में से आएगा, उसके बाहर से कुछ नहीं है। और बाहर से आता है तो वो सबके लिए इक्वली टफ होगा ना, तो आप बाकी सारे पेपर पे फोकस करना। अगर कोई आउट ऑफ द बॉक्स न्यूमेरिकल आ भी जाता है, ठीक है, तो आप ये नहीं सोचना कि है ना उन दीदी का वीडियो देखा था, उन्होंने तो कहा था न्यूमेरिकल करके जाओगे तो पेपर अच्छे से हो जाएगा, ये तो क्या ही न्यूमेरिकल आ गया। सी प्रोफेशनल एग्जाम्स अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें स्मार्टली हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी का पेपर तो प्रिडिक्टेबल आएगा ना, ऐसा तो हो नहीं सकता कि पूरा पेपर अनप्रिडिक्टेबल है, इसका मतलब ये तो आप ही अंडर प्रिपेयर्ड हो। सो प्रिपेयर योरसेल्फ नाइसली कि हर सर्कमस्टेंस में आप पेपर अच्छा करके आओ, ठीक है। वैल्यूएशन की बात यहाँ पे एंड करते हुए नाउ आई एम मूविंग ऑन टू कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग वाला पार्ट विच इज पार्ट ए ऑफ दिस। सो चैप्टर नंबर 1 इज टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, जिसमें से अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बेसिक एंड इजी लेवल के ही, उस चैप्टर को नहीं छोड़ना है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कौन से टाइप का रिस्ट्रक्चरिंग है, या इसमें कौन सा कंप्लायंस इंक्लूड होगा, या इसका वैल्यूएशन वगैरह बता दो, या जो भी उस चैप्टर में उस पर्टिकुलर रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में डिटेल्स दे रखी है, उन माइन्यूट डिटेल्स में से केस स्टडी बेस्ड एप्लीकेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि यहाँ पे कौन सा टाइप का रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, कौन सा टर्म यहाँ पे यूज हो रहा है। एंड क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड तो है नहीं, तो टर्म्स के ऑप्शंस तो मिलेंगे नहीं कि देख के याद आ जाए या समझ के कर लेंगे, नहीं। सो यू हैव टू लर्न द कॉन्सेप्ट वेरी वेल कि कौन सा टाइप ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग है, किस सिचुएशन में वो एप्लीकेबल होता है, किस सिचुएशन में वो एप्लीकेबल नहीं होता है। सो इन डेप्थ में फर्स्ट चैप्टर को अगर आपने पढ़ लिया है, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, एक बार फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने के बाद जब रिवाइज करोगे ना 15 मिनट लगने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। और अगर तुम्हें लगता है कि फर्स्ट चैप्टर पढ़ना इज वेस्ट ऑफ टाइम क्योंकि सीआरबीआई बहुत लेंदी है, तो फर्स्ट चैप्टर के लिए एक रिटन नोट अपना प्रैक्टिस कर लो, आप बना लो एक पेज पे, उस पूरे चैप्टर का समरी लिख दो, एंड एवरी टाइम यू वांट टू रिवाइज चैप्टर नंबर 1 रेफर टू दैट वन पेज समरी दैट यू हैव मेड फॉर योर ओन सेल्फ। सो फर्स्ट चैप्टर की बात होगी, मूविंग ऑन टू द सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ चैप्टर। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, वेरी स्कोरिंग चैप्टर्स, नॉन नेगोशिएबल, कोई टॉपिक नहीं छोड़ना। चैप्टर सेकंड आपको बहुत ज़्यादा लेंदी लगता होगा, बहुत कॉन्सेप्चुअल लगता होगा कितनी सारी डिटेल्स है इसके अंदर, बट ट्रस्ट मी इट इज़ अ वेरी इजी चैप्टर। इसको स्टोरी की तरह पढ़ोगे, इट इज़ वेरी इजी एंड डिसेंट क्वेश्चंस आते हैं चैप्टर 2, 3, 4, 5 में से। इसका थ्योरी लेंदी हो सकता है, आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, स्पेशली अगर आप शॉर्ट नोट से नहीं पढ़ रहे हो किसी फैकल्टी के, लॉन्ग नोट से पढ़ रहे हो, और मे बी स्टडिंग यूजिंग ICSI मॉड्यूल, तो उस केस में आपको लग सकता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स है एंड ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है, इट्स वेरी लेंदी एंड ऑल दैट, ठीक है। बट एक्चुअली में पता है क्या है, इट इज़ द ईजिएस्ट थिंग यू कैन फाइंड इन CRVI। CRVI में CR का जो पार्ट है, इट इज़ मोर अबाउट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देन रटाफिकेशन जो हम करते हैं, ठीक है। जैसे IBC में हमने किया कि कितना परसेंटेज ऑफ वोट किसके लिए चाहिए, या कितने मेंबर्स इसमें होने चाहिए, कितने का रेजोल्यूशन वो एप्लीकेशन, और 15 दिन पहले, और ये सब डेज वाली लिमिट्स वगैरह वो सब रटना होता है, दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एंड keep it in your mind, you have to mug it up. But CR is not about mugging up, it's more about understanding it conceptually, understanding it as a story, ठीक है। तो हर चैप्टर की एक स्टोरी लाइन होगी। एंड इफ यू आस्क मी कि मैंने किसकी हेल्प की थी CRVI में, बिकॉज मैंने सेल्फ स्टडी भी किया था, तो आई वॉच रिविजन वीडियोज ऑफ शुभम सुखलेचा सर, बट ऑब्वियस, एंड ही इज spectacular in whatever he's doing. The conceptual clarity that he provides, I have not seen any other person doing that especially, okay। And ये मैं क्यों कह रही हूँ, I have watched other faculty lectures also, they are not bad, but आपके होता है कभी कभी कि I can understand very well from a particular teacher, from a particular faculty, but others are not able to and they switch faculties. So the problem or the solution here is that I did not switch faculties. From the starting till the end of my preparation, I only watched Shubham sir's revision lectures. I found no reason to switch over to another faculty after listening to him. He was the sole savior in CRVI. I was so scared of this subject at the very beginning, but he made it buttery smooth for me. I was gliding this subject till the end of my preparations right before my exams, and this is the reason why I scored an exemption. Confidence मेरा यहाँ था, तुम्हें दिख रहा है मेरा हाथ, नहीं दिख रहा होगा, मेरा कॉन्फिडेंस भी इतना ही था, CRVI दिख ही नहीं रहा था ही नहीं। But after continuous reading, active recalling, more revisions, more writing practice, और अगर writing practice को भी निकाल दो तो बार बार revisions, बार बार reading, बार बार active recalling, and दिस इज वेयर माई कॉन्फिडेंस रीच्ड। अभी मेरा हाथ दिख रहा है तुमको, नहीं दिख रहा होगा, इतना मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया था कि दिख ही नहीं रहा था। आई एम सॉरी फॉर बेसिकली ओवर एग्जैजरेटिंग इट, बट दिस इज द ट्रूथ। थ्योरी में जितना आप रिविजन करोगे, जितना एक्टिव रिकॉल करोगे, यू विल बी एबल टू स्कोर मोर। दिस इज व्हाट हैपेंड विद मी इन CRVI। वेयरएज वहीं अगर मैं CA स्टूडेंट्स को बोलूँ कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में एक्टिव रिकॉल कर लो और बार बार रिविजन कर लो तो हो जाएगा, नहीं। प्रैक्टिकल्स में तो राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है, क्वेश्चन को लिख के सॉल्व करना मस्ट है, बट फिर थ्योरी अगर आप लिख नहीं रहे हो
तो भी इफ यू जस्ट री रीडिंग इट कंटिन्यूसली अगेन एंड अगेन आफ्टर अ सर्टन ब्रेक, लाइक 2 days ब्रेक और 3 days ब्रेक, आप बार बार CRBA के उन चैप्टर्स को उठा रहे हो जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, तो अल्टीमेटली यू विल बी कंफर्टेबल विद इट इन दी एंड ना। तो फिर आप नहीं कह सकते कि आपको डिफिकल्ट लग रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो कोई चीज़ मुश्किल लगती है तो उसे करो, और 2 बार करो, और सबको बताओ कि मैंने ये करा है। ओके, दिस इज हाउ यू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस इन समथिंग। I hope you understood. It's a very simple life lesson that I've just given you, and मैंने ये भी बता दिया कि CR के लेसन कैसे करने हैं इसमें, ठीक है? ओके, मूविंग ऑन टू चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो जो 10, 11 है वो तो कॉन्सेप्चुअल है पूरे, एंड दे आर इजी। इनमें से आएगा तो भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है? मतलब इसमें केस स्टडी बेस्ड क्या ही दे देंगे, क्योंकि वो चैप्टर्स इतने कॉम्प्लेक्स नहीं है कि केस स्टडी और एप्लीकेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। इजी चैप्टर्स, यू कैन गो थ्रू इट वेरी नाइसली। इसको कम रिवाइज करोगे याद रह जाएगा, चलेगा। बट अगेन 2, 3, 4, 5 इसको कम रिवाइज करोगे तो याद नहीं रहेगा, इसको बार बार रिवाइज करना है। मैं एम्फेसिस डाल रही हूँ कि बार बार रिवाइज करना है इन चैप्टर्स को, तो इट इज फॉर अ रीजन। राइट समवेयर अपने इंडेक्स में ही लिख लो कि इनको बार बार रिवाइज करना है, इनको कम रिवाइज करोगे तो चलेगा, ताकि लास्ट में आलस करके ऐसा ना हो कि यार इतने सारे चैप्टर्स रिवाइज करने, इतने सारे चैप्टर्स, इतना बड़ा कोर्स है, कौन रिवाइज करेगा, चलो इसको छोड़ देते हैं। नहीं, छोड़ना है तो छोड़ो। चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10, 11 मत करना रिवाइज, बट चैप्टर 2, 3, 4, 5 रिवाइज करना बहुत जरूरी है एग्जाम देने जाने से पहले। आई एम स्टिल सेइंग यू दिस, बाद में कहना मत कि मैंने तो बोला नहीं। एनीवेज सॉरी, ठीक है? तो 6, 7 में भी 6th वाला इज इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं, सो इसको प्रायोरिटी पे रखना। सो 2, 3, 4, 5, 6 ये अच्छे से रिवाइज करना। 7, 8, 9, 10 आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इतने क्वेश्चंस इसमें से बनते नहीं है। इसमें से बनते भी हैं क्वेश्चंस तो डायरेक्ट होते हैं, डिफिकल्ट नहीं होते हैं, इजिली आंसरेबल होते हैं, मैनेजेबल होते हैं एग्जाम के अंदर, सो बहुत ज्यादा इसमें लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो वैल्यूएशन में मैंने आपको बता दिया, किसी एक चैप्टर की थ्योरी कर लेना, और न्यूमेरिकल्स चैप्टर 12 के बहुत अच्छे से कर लेना। 13 में तो कम ही न्यूमेरिकल्स, आई थिंक 1-2 ही हैं, तो ठीक है। एंड रिपीट होता है न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल्स वाली शीट भी आप शुभम शुक्लेचा सर वो प्रैक्टिस कराते हैं न्यूमेरिकल्स, तो उनसे देख सकते हो। उसके अलावा CR मैंने आपको समराइज कर दिया है कि किन चैप्टर्स पे फोकस करना है, किस पे नहीं करना है, किस पे ज्यादा रिवीजन करना है, किस में से कैसे क्वेश्चंस आएंगे, मैंने सब कुछ आपको समराइज कर दिया है। ओके, मैं अभी भी कह रही हूँ, राइटिंग प्रैक्टिस करने में तुम्हारी हालत खराब हो जाती है ना, तुम्हें लगता है कि यार कौन लिख के प्रैक्टिस करेगा, एग्जाम में आंसर्स लिखते नहीं बनेंगे ना, तो याद करोगे मेरी इस बात को। तुम्हें क्या लगता है मैं क्यों कहती हूँ बार बार राइटिंग प्रैक्टिस? मुझे भी नहीं पसंद था करना, बट आई डिड इट एंड द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ मी। ऐसे ही नहीं क्लियर हो जाते प्रोफेशनल एग्जाम्स, यू हैव टू वर्क फॉर देम। जैसे प्रोफेशनल एग्जाम्स आपसे डिमांड करेंगे वैसे पढ़ोगे तो पास होगे ना। अगर कुछ आपने मिस किया या वो जो चाहते हैं उससे कुछ कॉन्ट्रोडिक्टरी किया अपनी प्रिपरेशन में, तो कैसे पास होगे? सो दिस इज अ क्रक्स व्हाई आई टेल यू टू डू राइटिंग प्रैक्टिस। नहीं हो रही राइटिंग प्रैक्टिस, मुश्किल लग रहा है, कोई मैंने रोज का एक आंसर लिखो ना। टारगेट दो खुद को कि अगर एक आंसर मैंने लिख लिया अपना स्टडी सेशन खत्म होने के बाद, तो आई विल डू दिस फॉर माई सेल्फ में, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? आपको फोन पे किसी से बात करनी है, आप बात नहीं कर पा रहे हो पढ़ाई की वजह से, आपका मन नहीं लग रहा, सूना सूना लग रहा है ना, लोनली फील हो रहा है, तो उससे बात कर लेना 5 मिनट एक्स्ट्रा, वो भी खुश हो जाएगी या हो जाएगा, तुम भी खुश रहोगे, तुम्हारी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, तो ठीक है। उसके बाद में कुछ अच्छा, तुम्हें आइसक्रीम खाने का मन हो, भी गर्मी का सीजन है तो वो खा लेना यार, ठीक है? रोज की एक आइसक्रीम खा लोगे, एक आंसर प्रैक्टिस करोगे, हो जाएगा तुम्हारा। फॉर मोटिवेशन यू कैन डू इट, बट राइटिंग प्रैक्टिस इस स्टेज पे आके व्हेन एग्जाम्स आर अबाउट टू अप्रोच, ठीक है? अभी अप्रैल हैज जस्ट 10 days टू गो एंड मई स्टार्ट हो जाएगा, जून से तो तुम्हारे पेपर ही होते हैं। So you have just roughly 40 days to go, and यहाँ पे राइटिंग प्रैक्टिस will play a major role. रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। कुछ नया नहीं पढ़ना है इस टाइम पे, ये मैं बता दूं, कुछ नया नहीं पढ़ना है किसी भी सब्जेक्ट में, नहीं समझे? जो आता है रिकॉल, रिवाइज, राइट, रिकॉल, रिवाइज, राइट, रिकॉल, रिवाइज, राइट। इज दैट क्लियर? एम आई वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल? मूविंग ऑन टू IVC, सबका 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 फेवरेट, और मेरा तो बहुत ज़्यादा फेवरेट, क्योंकि अगर आपने इसको एज अ स्टोरी पढ़ा है, एज अ मूवी पढ़ा है कि पहले ऐसा होता है कंपनी में, फिर ये अपॉइंट हो जाता है IRP, फिर देखते हैं कि भाई RP अपॉइंट करना है नहीं करना है, IRP कंटिन्यू करेगा, फिर देखते हैं कि COC की मीटिंग बुलानी है, उससे पहले पब्लिक अनाउंसमेंट भी देनी है, उसके पहले वो नहीं, उसके बाद में मोरेटोरियम लग जाता है जैसे ही कमेंसमेंट ऑफ CRIP होता है, ठीक है? फिर इंटरिम मोरेटोरियम क्या होता है, मेन मोरेटोरियम क्या होता है, कौन सी प्रोसीडिंग्स नहीं लगती, कौन सी लगती है, सेक्शन जो है, एक अपना बहुत अच्छा सेक्शन आता है जो 138 सेक्शन है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का, जो चेक वगैरह की बात करता है, बाउंस और चेक हो जाता है, वो सब की बात करता है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इस पे से भी, ठीक है? उसके बाद में क्या होता है लास्ट, फिर मोरेटोरियम वापस से हटेगा कब, ठीक है? और कितने परसेंटेज से कौन सा डिसीजन हो जाएगा। हर टाइम पे 66% चाहिए होता है, बस एक टाइम पे 90% चाहिए होता है जब आपको CRIP विड्रॉवल करना होता है, सेक्शन 12A, ठीक है? ये सब मुझे कहाँ से याद है? मेरे सामने कोई स्क्रिप्ट नहीं चल रही, मेरे सामने तो मेरा कैमरा खुला हुआ है, ये सब मुझे कैसे याद है अभी तक, इवन आफ्टर गिविंग माई एग्जाम इन दिसंबर, अभी क्या चल रहा है, ठीक है? अप्रैल, यू नो दैट, याद रहती है चीज़ें, अच्छे से पढ़ना पड़ता है तो याद रहती है, समझ आई? उसके बाद में क्या होता है कि भाई सारे अपने वो जो है EOI वगैरह अपन रिक्वेस्ट करेंगे, 15 डेज का कुछ टाइम पीरियड होता है, इतने दिन में आ जानी चाहिए। NCLT का क्या रूल होता है बीच में वो बता दो, फिर उससे एक जो है कोटेशन कोई भी रिसीव हो गया उसको सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करके काम चालू किया, क्रेडिटर्स से उनके मंगाए कि भाई तुम्हारे कितने कितने पैसे बाकी बता दो, फिर वाटरफॉल मैकेनिज्म के हिसाब से अपन ने सबको अपने पैसे लौटाए, फिर भी कुछ लास्ट में दिक्कत आ रही है, तो लास्ट में वही ऐसा हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है रिवाइवल। उसके बाद में वाइडिंग अप होता है, लिक्विडेशन होता है वगैरह, वो सब चीज़ें हैं,
ठीक है, लास्ट में जाके कैसे डिसोल्यूशन हो जाता है कंपनी का, क्या सर्कमस्टेंसेस होते हैं, बेचारी कंपनी मर रही है और तुम्हें याद नहीं हो रहा है कि उसका प्रोसीजर क्या है बचाने का उसको। CRIP इज काइंड ऑफ रिवाइवल प्रोसीजर ओनली ना। CRIP इसलिए नहीं होता है कि हम कंपनी बंद करना चाहते हैं, CRIP इसलिए होता है कि हम कंपनी को रिवाइव करने की कोशिश करें, हम चाहते हैं कि कंपनी जिए, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट IBC। आप इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप, इसको अच्छे से स्टोरी मैंने कहा ना मूवी की तरह एक सिंक्रोनाइजेशन करके पढ़ोगे ना, तो यू विल फील कि हाँ यार कोई बढ़िया चीज़ है ये, और है ना बड़ा मज़ा आ रहा है इसको पढ़ने में। एंड इसका मैं एक ही ट्रिक बताऊंगी कि जब तुम है ना स्क्रिबल करते हो ना चीज़ों को, लॉ में, थ्योरी में स्पेशली, जब तुम IBC पढ़ रहे हो, try to scribble the points. For example, आपके सामने मॉड्यूल खुला हुआ है, you're also watching a revision lecture to revise thoroughly and for active recalling and everything. Just have some rough papers with you. मैं ये भी नहीं बोली फेयर में लिखो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, नहीं बोली, ठीक है, खुश रहो। स्क्रिबल करना आता है मतलब कि जो भी तुम्हारे पॉइंट्स हैं उसके कीवर्ड्स को तुम लिखो, जब सर बोल रहे हैं रिवाइज करवा रहे हैं उसको लिखो, जस्ट स्क्रिबल इट, जस्ट कीप योर हैंड मूविंग व्हाइल यूर स्टडीइंग समथिंग, जिससे तुम्हारे दिमाग में चीजें ज्यादा टाइम तक रहती है। मुझे क्यों याद है, दिस इज व्हाट आई डिड। नोट्स बनाने का तो मेरे पास टाइम ही नहीं था, वो कभी मैं डिटेल में बात करूंगी उसके बारे में कि मैंने कैसे किया, नोट वाज माय जर्नी, दैट इज ओके। बट फॉर नाउ मैं ये बता दूं ना कि मैं जब मेरे को बोर होता था, बहुत कंटाल आता था कि यार क्या बार बार IBC वही चीजें, बट रिवाइज करना तो जरूरी है ना, एग्जाम आने वाले, तो क्या करना, स्क्रिबल करो, कीवर्ड स्क्रिबल करो, ऐसे सेक्शन स्क्रिबल करो, कीवर्ड्स के साथ स्क्रिबल करो। कैसे सेक्शंस याद नहीं रहते, कैसे कीवर्ड्स याद नहीं रहते, मैं देखती हूँ सेक्शंस भी याद रहते हैं, कीवर्ड्स भी याद रहते हैं। और शुभम सर तो इतनी बार सेक्शंस को रिकॉल करवाते हैं अपने रिविजन लेक्चर्स के अंदर ही कि सेक्शन वहीं पे याद हो जाता है, तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना कोई। क्या है मोरिटोरियम का, सेक्शन 14 याद है, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो एग्जाम में जिनके क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, उनके सेक्शंस तो हमें याद ही रहते हैं ना। इट्स ऑल अबाउट दैट। सो ये सब मेहनत से आता है, रिविजन, रिकॉल, रिवाइज, रिकॉल, राइट, ये सब आपको करना है। बता रही हूँ ना मैं, ये आपको करना पड़ेगा। ये जो साउंड है ना, इट इज गोइंग टू हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर प्रिपरेशन, योर स्कोर्स, योर पासिंग चांसेस, योर सर्वाइवल इन CS प्रोफेशनल कोर्स, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा ये। सो रिवाइज, रिकॉल एंड राइट। इज दैट क्लियर? एम आई क्लियर? ग्रेट। मूविंग फॉरवर्ड, अब मैं बताती हूँ कि जो इंसॉल्वेंसी वाला, एक बार चैप्टर वाइज बाइफिकेशन भी दे देती हूँ आपको IBC का। 14 चैप्टर जो है ना, मैंने पर्सनली कैसे किया था ना, मैंने 15 चैप्टर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो 15 से लगाकर आप 26 तक जाओ ना, आपके 11 चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, जितने कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में भी थे। 14 चैप्टर को एक बार के लिए मैंने तो क्या किया था, स्किप कर दिया था। मैं 15 से लेके 26 चैप्टर तक पढ़ती थी। 14 चैप्टर में लास्ट में पढ़ लेती थी, पर ऊपर से, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, ठीक है, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें भी हैं जो आप पढ़ोगे, आपने पढ़ा है तो आपको डेफिनेटली पता होगी वो चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट है, आपने मार्क की होगी, आपकी फैकल्टी ने मार्क करवाई होगी, सो यू नो, आपको देखोगे समझ आ जाएगा, आप उस चैप्टर को खोल के पढ़ोगे तो 14 चैप्टर ऑल इन ऑल टोटलिटी में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसमें एक दो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो वो आप अच्छे से कर लो, तो वो तो लास्ट में भी कर सकते हो। इतना मुझे नहीं लगा 14 चैप्टर का रिलेवेंस, तो इसलिए मैंने ऐसे किया था। 15 चैप्टर से स्टार्ट करते हैं ऑनवर्ड्स, तो एप्लीकेशन फॉर CRIP आता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, आपका एक प्रोसेस शुरू हो रहा है। व्हाट इज हैपनिंग, आपका एक प्रोसेस शुरू हो रहा है, तो उस प्रोसेस को अगर आप फिल्म की तरह, स्टोरी की तरह पढ़ोगे ना, तो बहुत अच्छे से रिटेन हो जाएगा। सबसे पहले तो क्या आ रहा है, अपना एप्लीकेशन। तो अपन ने CRIP के लिए अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद क्या क्या हुआ, ठीक है, सामने से क्या रिप्लाईज आए, ठीक है, हमारी कंपनी में क्या चल रहा था उस वक्त, पब्लिक में क्या चल रहा था, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस चैप्टर। अच्छे से पढ़ना है इसको। उसके बाद 16th चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर प्लस वेरी स्कोरिंग चैप्टर, क्या है, रोल्स, फंक्शंस, ड्यूटीज ऑफ IP, IRP, RP। मैं इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ बट मैं स्कोरिंग बोल रही हूँ साथ में, मतलब ये स्कोर करने के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन इतने नहीं आते हैं, मतलब ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा ना, तो क्या रोल है बताओ IRP का, मतलब RP का, और लिक्विडेटर का क्या रोल है बता दो। तो क्वेश्चंस ये डायरेक्ट पूछने के हैं इस चैप्टर में से, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते नहीं है एग्जाम के अंदर, बट इन केस अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है इस चैप्टर में से, तो इट इज वेरी स्कोरिंग। अगर 5 मार्क्स का आते हैं तो 515 यू कैन इजीली स्कोर। आपको कुछ पॉइंट्स, कुछ कॉमन वर्ड्स हैं, इनकी कॉमन कुछ ड्यूटीज होती है, वो कॉमन वर्ड्स अगर आप याद कर लोगे ना, किसी एक की भी ड्यूटी अगर आपने अच्छे से याद कर ली, तो बाकी तो क्या आप अपने आप लिख पाओगे। सो डोंट टेक लोड ऑफ 16th चैप्टर, इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। 17 चैप्टर, रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज, क्या डिफरेंट रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं और उसको कैसे स्टार्ट करना है, इंप्लीमेंट करना है, प्रोसेस क्या है वगैरह, थोड़ा बहुत इसमें दे रखा है। सो इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ डिसेंट चैप्टर। अभी तक कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसको मैं बोलूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, लेकिन 15th वाले के लिए मैंने बोला अच्छा चैप्टर है। 16th वाला वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मीटिंग्स की कहीं भी बात आ जाती है ना, आपका बिजनेस वाले से सब्जेक्ट से रिलेटेड, दैट बाय इट्स नेचर इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो कन्वेइंग एंड कंडक्ट ऑफ मीटिंग्स ऑफ COC की मीटिंग्स के बारे में ये पूरा चैप्टर। एंड अगर आपको COC की मीटिंग्स के बारे में थॉरो नॉलेज रखनी है, तो इस चैप्टर को यू हैव टू मार्क अप वेरी वेरी नाइसली, बहुत अच्छे से समझो, अंडरस्टैंड करो, एंड फाइनली उसे रिटेन करने की कोशिश करो, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर IBC वाला पार्ट। उसके बाद 19 चैप्टर, प्रिपरेशन एंड अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। अगेन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर 18 ऑनवर्ड्स आपके क्वेश्चंस बनने स्टार्ट होते हैं जो केस स्टडी बेस्ड होते हैं। IBC के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको नेग्लिजिबल देखने को मिलेंगे, एग्जाम के अंदर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस ही ज्यादा आते हैं। बट अगेन वन प्रो टिप दैट आई वांट टू गिव यू इन बिटवीन द वीडियो राइट नाउ, कि जब आप क्वेश्चंस पढ़ो
किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी एग्जाम में, ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू रीड फ्रॉम द लास्ट। क्वेश्चन का लास्ट लाइन क्या पूछ रहा है आपसे, क्या जानना चाह रहा है आपसे, वो आप पहले पढ़ोगे, उसके बाद आप पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे। द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस इज टू सेव। एक क्वेश्चन है जिसमें आपको पूछा हुआ है डायरेक्टली लास्ट लाइन में क्वेश्चन के कि इसमें सीओसी की मीटिंग कैसे बुलाएंगे एंड वोटिंग परसेंटेज क्या होगा। तो अब इसमें मतलब किसमें और वोटिंग परसेंटेज किसका पूछा है, उसके लिए आपको ऊपर का क्वेश्चन भी पढ़ना पड़ेगा। दैट इज अंडरस्टैंडेबल। बट अगर एक क्वेश्चन आता है उसमें पूछते हैं कि बताओ कि क्या ड्यूटीज होती हैं इस केस में, ड्यूटीज ऑफ आईआरपी, ऐसा पूछ लिया, ठीक है। तो एक्चुअली में वो आपसे क्या पूछ रहा है, ड्यूटीज ऑफ आईआरपी, व्हिच इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। अब आप केस स्टडी पढ़ो नहीं पढ़ो ऊपर, उससे क्या फर्क पड़ता है, आंसर तो चेंज नहीं हो जाएगा। जो मॉड्यूल में पॉइंट्स दे रखे हैं ड्यूटी के, वही पॉइंट्स आएंगे आंसर के अंदर। तो ऊपर का पूरा केस स्टडी पढ़ने का, स्टोरी पढ़ने का, बिजनेस की कि क्या हो रहा है उसमें, और आईआरपी अपॉइंट कर दिया या नहीं कर दिया, उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें आईआरपी की ड्यूटीज पूछिए, तुम लास्ट टाइम पढ़ो, तुम्हें क्वेश्चन समझ आ गया, लिखना स्टार्ट, ऊपर का क्वेश्चन इग्नोर, इसलिए आपका टाइम बचता है। देयर आर टू काइंड ऑफ क्वेश्चंस, दोनों काइंड ऑफ क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट विद रीडिंग द लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन, ऑलवेज इन एवरी सब्जेक्ट, इन एवरी एग्जाम, बी इट सीए, सीएस, सीएम, डजंट मैटर। समझ गए? ओके, डन। उसके बाद में यू हैव प्रिपरेशन एंड अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। अच्छा, मैंने इसके बारे में बता दिया। 19th चैप्टर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 18th वेरी इंपॉर्टेंट, 20 पीआरआईपी, इसमें से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं यूजुअली, नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बेसिक चैप्टर है। एंड अगर आपको आईआरपी अच्छे से समझ में आता है, आपसे उसके आंसर्स बनते हैं, तो पीआरआई के भी बन जाएंगे। तो जस्ट गिव अ सॉफ्ट रीडिंग टू दिस चैप्टर। इसको अगर आप एग्जाम देने से पहले पढ़ के नहीं जाओगे तो कोई आपका नुकसान इसमें नहीं होगा, बट स्किप नहीं करना है। जब पढ़ो तो अच्छे से पढ़ना है कि क्वेश्चन आ जाए तो यू आर एबल टू हैंडल स्मूथली। मैनेजेबल होना चाहिए हर चैप्टर आपसे, इजी हो तो भी मैनेजेबल होना चाहिए। अगर इजी होगा बट सही से नहीं पढ़ोगे तो वो इजी चैप्टर जब हार्ड बन जाता है और उसका क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर, ज़्यादा दुख होता है, और एग्जाम में आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो आप लूज कर जाते हो उस मोमेंट पे, which we don't want, इसलिए हम कुछ skip नहीं करेंगे। Am I clear to everybody? Okay. Moving on to the next. 21 क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी। इस पे भी आप देखो तो हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन ही आते हैं, केसरी बेस्ड क्वेश्चन इसमें क्या ही दे देंगे वो, और कुछ दे भी देते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं क्रक्स होगा कि आपसे लास्ट में कुछ पूछा हुआ होगा, सो आपको वही आंसर करना है। सो अगेन डिसेंट चैप्टर, छोड़ना नहीं है, अच्छे से रीड करना, अच्छे से हाईलाइटर से मार्क कर लेना, वही पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद में लिक्विडेशन ऑन और आफ्टर फेलिंग ऑफ रेजोल्यूशन प्लान एंड वॉलंटरी लिक्विडेशन। तो ये दो चैप्टर्स है लिक्विडेशन के ऊपर है, वेरी इजी चैप्टर्स, वेरी स्कोरिंग अगर इसमें से क्वेश्चन आ जाता है तो। सो डू नॉट स्किप इट। लेट्स टॉक अबाउट winding up by tribunal under Companies Act 2013 and strike off restoration of name of the company. These two chapters, very small chapters, light chapters, easy chapters. इसको भी एक बार रीड करके जाओ, एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ के नहीं जाओगे कोई बात नहीं, बट मैं एक बार बता दूं, वाइंडिंग अप पे जो हमारा इंस्टीट्यूट है और जो ICAI भी है, ये अभी थोड़ा सा इस पर जोर डाल रहे हैं कि इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा पूछें। सो इसके हाई चांसेस है कि एग्जाम में आपको दिखेंगे वाइंडिंग अप के क्वेश्चंस। सो मार्क दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर नाउ। वाइंडिंग अप आपको अच्छे से करना है। स्ट्राइक ऑफ रिस्टोरेशन से अगर क्वेश्चन आता है तो 100% स्कोर होना चाहिए उस क्वेश्चन में आपका। सो इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करो, क्यों? क्योंकि ये स्कोरिंग है, इसके अंदर का इतना रिलेवेंट नहीं है, बट इट इज स्कोरिंग अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो। एंड इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, समझ में आ गई? ऐसा नहीं कि नहीं बनते। वन चैप्टर लेफ्ट इन बिटवीन, डेट रिकवरी एंड सरफेजी। तो ये जो है, अब इसको मैं एक बात बता दूं आपको कि ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ठीक है। अगर आप अच्छे से इसको पढ़ोगे एक बार रिवीजन वीडियो के साथ में, किसी भी फैकल्टी के जो आपको सूटेबल हो, तो आपसे ये चैप्टर अच्छे से बन जाएगा। इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगेन इसको आप छोड़ नहीं सकते हो, किसी कॉन्सेप्ट को आप नहीं छोड़ सकते हो, इसको अच्छे से समझ के याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं एक और चीज़ बता दूं कि मैंने अभी तक किसी भी चैप्टर में ये नहीं बोला कि स्किप कर दो, ठीक है, और मैं बोलूंगी भी नहीं, और मैंने किसी सब्जेक्ट में भी आज तक नहीं बोला, मैं बोलूंगी भी नहीं। सो अगर आप मेरा वीडियो देख के भी ये सोच रहे हो कि यार ये कह रही हैं कि ये इजी है, ये कह रही हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो इसमें अपन खाली क्वेश्चन देके चले जाते हैं ना, चैप्टर क्यों पढ़ना है? ऐसा भी मत करना। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि हम जब पढ़ते हैं तो डिपेंड करता है कि हम कैसे पढ़ रहे हैं, और हमें एग्जाम के लिए किसी टॉपिक को जो मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैंने उसको बहुत अच्छे ट्रिक से, खुद की जनरेटेड ट्रिक, सेल्फ जनरेटेड ट्रिक मैंने उस टॉपिक में लगा ली, और अब मुझे वो बहुत अच्छे से याद है। तो अब वो चीज़ मुझे लाइफ टाइम याद रहेगी। अब कोई चीज़ अगर आपने नॉलेज गेन किया और आपको लाइफ टाइम याद है तो उसमें कोई नुकसान तो है नहीं, बट अगर आपने इतनी गंदी तरीके से याद किया है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और आपने पढ़ा हुआ है बट आपको याद नहीं आ रहा, तो पढ़ने का क्या मतलब हुआ उस टाइम पे? उस टॉपिक को टाइम देने का क्या मतलब हुआ अगर आपको एग्जाम में वो आंसर नहीं बन पा रहा आपसे? तो इसीलिए डू नॉट डू दिस मिस्टेक। कुछ स्किप करने का मतलब ऐसा नहीं होता है, या कोई लाइट चैप्टर है, अनइम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसको ऊपर ऊपर से देख लो, बट बिल्कुल ही कोई ऐसा चैप्टर है जो आपको लगता है ना कि इसमें तो क्वेश्चन ही नहीं आएंगे, तो छोटे बच्चों वाला चैप्टर है, दैट यू कैन डिसेंटली रीड एंड लीव। उसके बाद में आप एग्जाम तक नहीं देखो चलेगा, जैसे चैप्टर नंबर 14 ऑफ IB, ठीक है, जैसे चैप्टर नंबर 1 ऑफ CR, बहुत इजी चैप्टर है, क्वेश्चन आ जाएगा तो मैनेजेबल रहेगा एग्जाम में। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं ना इतना पढ़ने के बाद में, दैट्स व्हाई।
ठीक है। तो आई होप CRVI के बारे में आई हैव क्लियर्ड यू एवरीथिंग। आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चंस आंसर किए होंगे। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा। प्लीज कमेंट डाउन बिलो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो कोई क्वेरी भी हो तो कमेंट्स में पूछना मुझसे प्लीज। एंड इस चैनल का एक रूल है कि हर एक कमेंट का रिप्लाई किया जाता है। सो प्लीज डू कमेंट्स योर व्यूज एंड क्वेरीज। एंड ऑल्सो नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, कोई हेल्प चाहिए छोटी से छोटी भी, ओके वीडियो बन जाएगा उसके ऊपर, आप कमेंट्स में बता देना। अगेन मैं अपना टेलीग्राम चैनल मेंशन कर रही हूँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, ज्वाइन कर लो उसको फॉर रेगुलर अपडेट्स। वहाँ पे भी मैं आपकी क्वेरीज को एड्रेस करती हूँ रेगुलरली, सो यू कैन डू दैट ऑल्सो। ऑल्सो आप मुझसे पर्सनल चैट भी कर सकते हो, अपनी क्वेरीज डिस्कस कर, वांट टू टॉक टू मी पर्सनली टू डिस्कस एनी करियर रिलेटेड एस्पेक्ट्स, ठीक है। सो माय पर्सनल टेलीग्राम आईडी इज ऑल्सो मेंशनड इन माय टेलीग्राम चैनल के बायो में। सो उधर से आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। एडमिन की आईडी आपको मिल जाएगी। एंड फॉर फ्री आई एम गाइडिंग यू, कोई इसका फीस नहीं है, मुझे मैसेज करने का कोई फीस नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है। इट्स अ फ्री गाइड फॉर ऑल ऑफ यू। मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ें मुझे नहीं मिली इंटरनेट पे ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन, वो चीज़ों से मैं आपकी हेल्प कर सकूँ ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू। दैट इज माई सोल मोटिव ऑफ दिस चैनल, और कुछ नहीं। आई वॉन्ट टू रीच मोर पीपल, आई वॉन्ट टू हेल्प मोर पीपल, ओके। So study well, keep watching, and if you're new to this channel, please don't forget to subscribe and like this video. Thank you so much. We'll meet in the next one. Bye bye.